बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 504 का लेक्चर नंबर 34 कवर करने जा रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक है जी पोर्टेबिलिटी। दोस्तों पोर्टेबिलिटी क्या होता है? पोर्टेबिलिटी ये होता है कि एक चीज़ को दूसरी जगह पर मुंतकिल करने को हम पोर्टेबिलिटी कहते हैं। अगर मैं आसान वर्डिंग में बताऊँ तो मतलब एक प्रोग्राम को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रन करना। मतलब एक प्लेट में जैसे आप एक सॉफ्टवेयर है उसको आप विंडोज़ पे भी रन कर सकते हो, लिनक्स पे भी रन कर सकते हो, यूनिक्स पे भी रन कर सकते हो, एंड्रॉयड पे भी रन कर सकते हो। तो दिस इज़ अ पोर्टेबिलिटी। इसको हम कहेंगे ये सॉफ्टवेयर बहुत ही पोर्टेबल है, मतलब इसको हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो है वो रन कर सकते हैं। तो वो कहता है आपकी एप्लीकेशन ऐसी होनी चाहिए कि जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर एग्जीक्यूट हो सकें, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर रन हो सकते हैं। तो उनकी इसका मतलब पोर्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ देखें यही लिखा हुआ है, मैनी एप्लीकेशंस नीड टू बी पोर्टेड ऑन टू मैनी डिफरेंट प्लेटफॉर्म। कहता है बहुत सी एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जिनको ये ज़रूरत होती है कि उनको डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर जो क्या किया जा सकता है, पोर्ट्रेट किया जा सकता है, मतलब रन किया जा सके। इट इज़ प्रीटी हार्ड टू राइट एरर फ्री एफिशिएंट एंड मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर। कहता है ये बहुत ही मुश्किल होता है कि आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाओ जो कि एरर फ्री भी हो, एफिशिएंट भी हो और मेंटेनेबल भी हो। सो इफ़ अ मेजर रिवर्क इज़ रिक्वायर्ड टू पोर्ट अ प्रोग्राम रिटन फॉर वन एनवायरनमेंट टू अनदर। कहता है इसमें जो सबसे मेजर वर्क है ना वो ये है कि आप एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हो जो कि जिसको हम पोर्ट कर सकते हैं डिफरेंट इन्वायरमेंट के ऊपर। मतलब एक इन्वायरमेंट से मतलब विंडोज से लिनक्स पर, लिनक्स से विंडोज़ पर, इस तरह से। इट विल बी पोर्टेबल पोर्टेबली प्रोबेबली सॉरी पोर्टेबल नहीं प्रोबेबली नॉट कम एट अ लो कास्ट। कहता है और ये इतना कोई आसान नहीं है कि मतलब इसको आप, और ये कहता है ऐसा भी नहीं है कि आप इसको लो कास्ट मतलब कम कीमत पर बना सको। इसकी कहता है कीमत भी ज़्यादा लगाते हैं, मतलब कीमत भी ज़्यादा आती है अगर आपने इस तरह पोर्टेबल जो है वो सॉफ्टवेयर बनाना हो। सो वी ought to find a ways and means by which we can port applications to other platform with minimum effort। कहता है इसमें हमने ये कोशिश करनी होती है कि हम ऐसे रास्ते ढूंढें जिन रास्तों को यूज़ करते हुए हम अपने प्लेटफॉर्म को मिनिमम एफर्ट के साथ जो है पोर्टेबल बना सकें, मतलब एक प्लेटफॉर्म दूसरे प्लेटफॉर्म पर यूज़ कर सकें। द की टू दिस लाइज इन हाउ वी राइट आवर प्रोग्राम। कहता है इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि हमने ये समझना है सबसे पहले कि हमने अपने प्रोग्राम को कैसे राइट करना है ताकि उसको पोर्टेबल बनाया जा सके। इफ़ वी आर केयरफुल ड्यूरिंग राइटिंग कोड वी कैन मेक इट पोर्टेबल। कहता है अगर हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि हमने अपने प्रोग्राम को जो है पोर्टेबल बनाना है तो फिर कहता है वो प्रोग्राम जो है वो पोर्टेबल बन सकता है या हम उसको बना सकते हैं। ऑन द अदर हैंड इफ़ वी राइट कोड विदाउट पोर्टेबिलिटी इन माइंड। कहता है अगर आप माइंड में ये बात नहीं रखोगे कि मुझे अपने प्रोग्राम को पोर्टेबल बनाना, तो कहता है वो फिर पोर्टेबल कभी भी नहीं बनेगा। ये तभी पोर्टेबल बनेगा जब आप कोड को लिखते हुए अपने माइंड में ये बात भी रखो कि मैंने अपने कोड को जो है वो पोर्टेबल बनाना है, मतलब उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर जो है वो एग्जीक्यूट करना है। दोस्तों इस पूरी बात का लुब्बिल बाब सिर्फ यही था कि आपने अपने कोड को इस तरह से डिज़ाइन करना है, इस तरह से लिखना है कि आप उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर जो है क्या कर सकें, एग्जीक्यूट कर सकें। तो इसी को पोर्टेबिलिटी कहते हैं। अब नेक्स्ट वो कह रहा है गाइडलाइंस डैट कैन हेल्प यू इन राइटिंग पोर्टेबल कोड। कहता है अब मैं आपको कुछ ऐसी गाइडलाइंस दूंगा जिन गाइडलाइंस को यूज़ करते हुए आप अपने कोड को पोर्टेबल बना सकते हो, मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर यूज़ कर सकते हो। तो उनमें ये डिफरेंट गाइडलाइंस के देखें, ये नाम लिखे हुए हैं डिफरेंट, आपने सिर्फ ये नाम अच्छे से याद करने हैं, बाकी इनके नीचे ये जो एक्सप्लेनेशन है ये आपको वैसे ही याद हो जाएगी पढ़ के। तो पहली गाइडलाइन क्या है, स्टिक टू द स्टैंडर्ड। कहता है सबसे पहला ये है कि आप अपने कोड के अंदर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल करो। जैसे कहता है यूज़ ANSI iOS स्टैंडर्ड C+। कहता है सबसे पहले आप ये करो कि अगर आप C++ में कोड कर रहे हो तो कहता है उसमें आप ANSI या फिर iOS के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनका इस्तेमाल करो। ठीक है, ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, इंस्टेड ऑफ यूजिंग वेंडर स्पेसिफिक लैंग्वेज एक्सटेंशंस यूज STL एज मच एज पॉसिबल। कहता है आप स्पेसिफिक लैंग्वेज की एक्सटेंशन यूज़ मत करो, बल्कि आप STL यानी स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी का इस्तेमाल करो ताकि आपका प्रोग्राम जो है वो पोर्टेबल बनाया जा सके। तो आपका ये बात आपने याद रखनी है कि आपने कभी भी स्पेसिफिक लैंग्वेज एक्सटेंशन का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप उसका इस्तेमाल करोगे तो आपका प्रोग्राम पोर्टेबल नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप जो है वो STL का इस्तेमाल करोगे तो फिर आपका प्रोग्राम जो है वो पोर्टेबल बनेगा। तो ये आपका पहला गाइडलाइन थी, स्टिक टू द स्टैंडर्ड की। सबसे पहले आपने यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखने हैं कि आपने जो है स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करना है, ANSI या फिर iOS के स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करना है आपने, और दूसरा आपने जो है स्पेसिफिक लैंग्वेज एक्सटेंशन यूज़ नहीं करनी, बल्कि उसकी जगह पे आपने STL यानी स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना है। दूसरी गाइडलाइन, प्रोग्राम इन द मेन स्ट्रीम। कहता है आपका जो प्रोग्राम है वो मेन स्ट्रीम में होना चाहिए। मेन स्ट्रीम में क्या मतलब है, कहता है ऑल थ्रू C++ स्टैंडर्ड डज नॉट रिक्वायर फंक्शन प्रोटोटाइप वन शुड ऑलवेज राइट देम। कहता है
वैसे तो सी प्लस प्लस को ज़रूरत नहीं होती कि उसके फंक्शंस का प्रोटोटाइप बनाया जा सके, लेकिन कहता है आप कोशिश करो कि आपने अगर अपने कोड को पोर्टेबल बनाना ना, तो कहता है फिर आप अपने फंक्शन का क्या करो, प्रोटोटाइप डिज़ाइन करो। ठीक है, बात अंडरस्टैंड की। तो दूसरा, पहला पॉइंट था स्टिक टू द स्टैंडर्ड, दूसरा पॉइंट है प्रोग्राम इन द मेन स्ट्रीम, ये दूसरा पॉइंट है। और इस दूसरे पॉइंट में क्या उसने बात बताई है कि अदरवाइज तो ज़रूरत नहीं होती फंक्शन के प्रोटोटाइप बनाने की, लेकिन कहता है अगर आपने अपने कोड को पोर्टेबल बनाना है तो उसके लिए आपको अपने फंक्शन के प्रोटोटाइप बनाने पड़ेंगे। तीसरा पॉइंट, तीसरी गाइडलाइन कहता है साइज ऑफ डाटा टाइप्स, कहता है अपनी डाटा टाइप की जो साइज़ है उसको पहले ही सोच समझ के बयान करो। ऐसा ना होगा मतलब आपने एक वेरिएबल बनाया जिसकी डाटा टाइप जो है वो 2 बाइट की है, कितने बाइट की है, 2 बाइट की है, लेकिन आप उसमें जब डाटा स्टोर कर रहे हो तो आप 4 बाइट का स्टोर कर रहे हो। तो मुझे ये बताओ, क्या 2 बाइट के साइज़ में 4 बाइट का डाटा स्टोर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसलिए कहता है ये पहले अगर आपने अपने कोड को पोर्टेबल बनाना है तो पहले ही सोच समझ के अपने वेरिएबल्स की जो डाटा है उनको पहले सोच समझ के चूज़ करो, ताकि उनमें अगर इन फ्यूचर हम कोई बड़ी लार्ज डाटा की वैल्यू मतलब साइज़ की वैल्यू स्टोर करना चाहें तो वो ईजिली हम स्टोर कर सकें, हमारा प्रोग्राम जो है वो क्रैश ना करे। तो ये तीसरी गाइडलाइन थी। आगे चौथी गाइडलाइन कहता है ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन, कहता है आप अपनी जो डिफरेंट ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन है ना वो उसको ज़रूर मेंटेन रखो। अगर आपका जो इवैल्यूएशन का ऑर्डर है अगर वो मेंटेन नहीं होगा तो वो आपकी पोर्टेबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा इशू कर सकता है। तो ये आपने ये तीसरा नेक्स्ट पॉइंट ये जो है ना ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन, इसको भी अपने माइंड में रखना है कि आपने इवैल्यूएशन का जो ऑर्डर है उसको मेंटेन रखना है। उसके बाद साइंडनेस ऑफ केयर, कहता है जो आप करेक्टर यूज़ करो उसके साथ जो है वो आप साइंड या अनसाइंड का जो है वो साथ स्पेसिफिक शो करो कि ये साइंड करेक्टर है या अनसाइंड करेक्टर है। वैसे तो कहता है लैंग्वेजेस के अंदर ये ज़रूरी नहीं होता कि आप वहाँ पे ये बताओ कि ये साइंड करेक्टर है या अनसाइंड, लेकिन कहता है अगर आप इसको पोर्टेबल बनाना चाहते हो तो वहाँ पर आप कोशिश करोगे अपने करेक्टर के साथ ये मेंशन करो कि ये साइंड करेक्टर है या अनसाइंड करेक्टर है। उसके बाद अगली गाइडलाइन क्या है, अरिथमेटिक और लॉजिकल शिफ्ट। दोस्तों कहता है पहले क्या होता था कि सी और सी प्लस में क्या होता है कि ये जो आपके 2 ग्रेडन के सिंबल है ना ये यूज़ किए जाते हैं अरिथमेटिक के लिए भी और लॉजिकल अरिथमेटिक शिफ्ट के लिए भी और लॉजिकल शिफ्ट के लिए भी। लेकिन अब दोस्तों ये तो सी और सी प्लस में ऐसे होता है, लेकिन कहता है अगर आपने अपने प्रोग्राम को पोर्टेबल बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अरिथमेटिक शिफ्ट के लिए अलग से साइन बनाओ और लॉजिकल शिफ्ट के लिए अलग से साइन बनाओगे, क्योंकि अगर एक ही साइन आप दोनों के लिए यूज़ करोगे तो उससे क्या होगा, एम्बिग्युइटी क्रिएट होगी, मतलब समझ नहीं आएगी कि ये आप अरिथमेटिक यहाँ पे शिफ्ट करना चाहते हो या लॉजिकल शिफ्ट करना चाहते हो। यही वजह दोस्तों कि जावा लैंग्वेज ने क्या किया, जावा लैंग्वेज ने अपनी कोड को पोर्टेबल बनाने के लिए उसने क्या किया, उसने ये जो 2 ग्रेटर देन के सिंबल हैं इसको उसने यूज़ किया अरिथमेटिक शिफ्ट के लिए और 3 ग्रेटर देन के सिंबल उसने यूज़ किए लॉजिकल शिफ्ट के लिए। तो ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है कि जावा लैंग्वेज जो है वो अरिथमेटिक शिफ्ट के लिए जो है वो क्या यूज़ करती है, 2 ग्रेटर देन सिंबल, और लॉजिकल शिफ्ट के लिए वो क्या यूज़ करती है, 3 ग्रेटर देन सिंबल। इससे क्या हुआ, इससे आपकी एम्बिग्युइटी जो है वो खत्म हो गई। अब हमें पता लग गया जहाँ पे 2 साइन होंगे, 2 ही ग्रेटर देन के सिंबल होंगे, हम समझेंगे यहाँ पे अरिथमेटिक जो है शिफ्ट करनी है, और जहाँ पे 3 ग्रेटर देन के सिंबल होंगे वहाँ पे हम समझेंगे यहाँ पे लॉजिकल शिफ्ट करनी है। तो यानी ये वो कह रहा है कि अरिथमेटिक और लॉजिकल शिफ्ट को भी आपने ज़हन-नशीन रखना है कि इनके लिए अलग-अलग सिंबल यूज़ करनी है अगर आप अपने कोड को पोर्टेबल बनाना चाहते हो। उसके बाद कहता है नेक्स्ट पॉइंट ये है, नेक्स्ट गाइडलाइन ये कहता है बाइट ऑर्डर एंड डाटा एक्सचेंज। कहता है आपने कोड को पोर्टेबल बनाने के लिए आपने अपनी बाइट का जो ऑर्डर है उसको भी मेंटेन रखना है और डाटा एक्सचेंज को जो है वो भी मेंटेन रखना है। ऐसा क्यों, क्योंकि कहता है इसलिए कि मान लो कहता है अगर इंटेल आर्किटेक्चर है ना उसमें ये होता है कि जो लोवेस्ट बाइट होती है ना उसको हम यूज़ करते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट के तौर पर, जबकि कहता है जो मोटोरोला आर्किटेक्चर है उसके अंदर जो हाईएस्ट बाइट होती है ना उसको हम यूज़ करते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के लिए। अब देखो ज़रा, अगर आप अपनी बाइट का जो ऑर्डर है उसको मेंटेन नहीं रखोगे तो क्या होगा भला, कि अगर आपका आर्किटेक्चर इंटेल है, इंटेल का आर्किटेक्चर है तो वहाँ पर आपकी जो सिग्निफिकेंट बिट है वो लोएस्ट बाइट के तौर पर मानी जाएगी, और अगर आपका मोटोरोला का है तो उसके तौर पर क्या मानी जाएगी, जो हाईएस्ट बाइट है वो मानी जाएगी एज ए मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो अगर आप एक कोड कर रहे हो और उसमें आपने बाइट ऑर्डर का इस्तेमाल का ख्याल नहीं रखोगे तो क्या होगा भला, कि आपका आर्किटेक्चर चेंज होने से आपका जो कोड है वो पोर्टेबल नहीं रहेगा। यही वो बताना चाह रहा है। कहता अगर ऐसे होगा तो देखो दिस केस प्रॉब्लम व्हेन डीलिंग विद बाइनरी डाटा, कहता जब आप खास तौर पे बाइनरी डाटा के साथ डील करोगे ना तब आपका ये जो बाइट ऑर्डर है अगर आप इसका अच्छे से ख्याल नहीं रखोगे तो आपके डिफरेंट आर्किटेक्चर के अंदर ये जो है पोर्टेबल नहीं देगा। एंड वी नीड टू केयरफुल वाइल एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन टू हेट्रोजीनियस मशीन्स। जब आप हेट्रोजीनियस मशीन्स के अंदर डाटा को एक्सचेंज करोगे ना
तब भी आपने डाटा को एक्सचेंज करते हुए जो है बहुत ही केयरफुल रहना है। क्यों कहता है? क्योंकि यूज़ ओनली टेक्स्ट फॉर डाटा एक्सचेंज, कहता है हमेशा जो है डाटा एक्सचेंज के लिए हम जो है टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है, ये आपके एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट बात है। तो मेन पॉइंट सिर्फ आपका यही था, बाइट ऑर्डर एंड डाटा एक्सचेंज, कि आपने हमेशा बाइट ऑर्डर और डाटा एक्सचेंज का जो है वो भी ख्याल रखना है। वो क्यों ख्याल रखना है वो मैंने आपको यहाँ पे रीज़न बता दिया। आगे ये सारे वो दोस्तों गाइडलाइंस हैं, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो आपके कोड को पोर्टेबल बना सकते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो है यहाँ पर ये है जी, लास्ट पॉइंट नहीं बल्कि सेकंड लास्ट पॉइंट है अलाइनमेंट। कहता है आपने अलाइनमेंट का ख्याल भी रखना है। अलाइनमेंट क्या होती है दोस्तों? अलाइनमेंट ये होती है कि ये देखो, अगर यहाँ पर आपका फंक्शन स्टार्ट हो रहा ना, तो आपने दो या चार बाइट हट कर जो है नेक्स्ट अपना जो कोड है वो लिखना है, ताकि ये पता चले ये जो कोड है ये हमारे इस फंक्शन का पार्ट है। इसको हम कहते हैं अलाइनमेंट करना। ठीक है, तो कहता है हम जो है डाटा में बी अलाइंड ऑन वर्ड और बाइट बाउंड्रीज। कहता है हम जो अपना डाटा अलाइन करते हैं ना सी और सी प्लस के अंदर, वो हम या तो वर्ड की के तौर पर, बाउंड्रीज के तौर पर करते हैं, या हम बाइट बाउंड्रीज के तौर पर जो है वो करते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे एमसीक्यू बन सकता है कि डाटा जो है वो हम किसके तौर पर, या तो वर्ड बाउंड्रीज के तौर पर या फिर बाइट बाउंड्रीज के तौर पर जो है वो अलाइन करते हैं। तो अलाइन आपको पता लगे कि अलाइन का मतलब क्या होता है। उसके बाद बिट फील्ड्स दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज के हवाले से भी और शॉर्टकट क्वेश्चन के हवाले से भी। तो बिट फील्ड्स कहता क्या करता है, सबसे पहले आपने डेफिनेशन यहाँ से लेकर, ये इसकी डेफिनेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो ये आपने लिख देनी है। बिट फील्ड्स अलाउ द पैकिंग ऑफ डाटा इन अ स्ट्रक्चर। कहता है अगर आपने स्ट्रक्चर के अंदर अपने डाटा को पैक करना हो, उसकी पैकिंग करनी है, तो उसके लिए हम बिट फील्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज स्पेशली यूजफुल व्हेन मेमोरी और डाटा स्टोरेज इज एट अ प्रीमियम। कहता है जब आपकी मेमोरी और डाटा स्टोरेज प्रीमियम होना, तब कहता है हम खास तौर पे बिट फील्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। उसके बाद कहता है टिपिकल एग्जांपल, कहता है दो इसके पॉइंट्स हैं कि ये जो बिट फील्ड्स है ना, ये दो मेन काम करता है। पहला काम करता है पैकिंग सीरियल ऑब्जेक्ट्स इनटू अ मशीन वर्ड्स। कहता है ये मशीन वर्ड्स के अंदर जो है मशीन वर्ड्स के अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है, सीरियल ऑब्जेक्ट्स को जो है पैकिंग करता है। दूसरा कहता है इसका काम क्या है, रीडिंग एक्सटर्नल फाइल फॉर्मेट्स। कहता है ये एक्सटर्नल फाइल फॉर्मेट्स को जो है क्या करता है, रीड करता है। तो ये दो इसके मेन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ने खसूस किया था, ये अपने अच्छे से कर लेनी है। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ बिट फील्ड्स आर अ कन्वीनियंट वे टू एक्सप्रेस मैनी डिफिकल्ट ऑपरेशन। कहता है इसके अलावा जो बिट फील्ड्स है ना, ये हमारे डिफिकल्ट जो ऑपरेशन होते हैं ना, उनको एक्सप्रेस करने के तौर पर भी बिट फील्ड्स का हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बिट फील्ड्स के दोस्तों कुछ जो है ना वो पोर्टेबिलिटी के अंदर कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। यानी बिट फील्ड कहता है डू सफ़र फ्राम अ लैक ऑफ पोर्टेबिलिटी बिटवीन प्लेटफॉर्म। कहता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म के अंदर पोर्टेबिलिटी का शिकार की कमी का शिकार होती है। कौन? बिट फील्ड्स। यानी बिट फील्ड्स को अगर आप यूज़ करोगे ना, तो आपकी पोर्टेबिलिटी जो है वो ना होने के बराबर हो जाएगी। तो यही वजह हम पोर्टेबल बिट फील्ड्स का जो है, अगर हमने अपने कोड को पोर्टेबल बनाना ना, तो वहाँ पर हम बिट फील्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते। ये बात आपने याद रखनी है। अब ये कैसे हमारी पोर्टेबिलिटी को काम करती है, उसकी ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं। ये 4 पॉइंट्स आपने पढ़ लो एक दफ़ा। कहता है इंटीजर्स, ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपकी याद आपको फिर भी पता होना चाहिए इसके बारे में। कहता है इंटीजर्स में भी साइंड और अनसाइंड। कहता है सबसे पहले ये है कि बिट फील्ड्स के अंदर हम ये बताते हैं कि हमारा जो इंटीजर है वो साइंड है या अनसाइंड है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट कहता है मैनी कंपाइलर लिमिट द मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स इन द बिट फील्ड्स। कहता है जो हमारे डिफरेंट कंपाइलर्स हैं वो बिट फील्ड्स के अंदर जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ लिमिट्स का जो है वो बताती हैं, मतलब उनकी वेरी करती रहती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ लिमिट जो है वो तब्दील होती रहती है। सम बिट फील्ड्स मेंबर्स आर सॉर्टेड लेफ्ट टू राइट। कहता है उसके अलावा बिट फील्ड्स के अंदर एक नुकसान ये भी है कि इसमें कुछ मेंबर जो है वो लेफ्ट टू राइट सॉर्ट होते हैं और कुछ जो है राइट टू लेफ्ट सॉर्ट होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो पोर्टेबिलिटी है वो ख़राब हो जाती है। इफ़ बिट फील्ड टू लार्ज, कहता है अगर बिट फील्ड बहुत ज़्यादा लार्ज है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, नेक्स्ट बिट फील्ड में बी स्टोर्ड कंसेक्टिवली इन मेमोरी। कहता है यानी एक बिट फील्ड के ऊपर दूसरी बिट फील्ड जो है वो ओवरलैप कर सकती है अगर आपकी एक बिट फील्ड जो है वो बहुत ही लार्ज है। दोस्तों ये समझ लो इसके डिसएडवांटेजेस हैं, जिसकी वजह से हम जो है बिट फील्ड का इस्तेमाल पोर्टेबिलिटी के तौर पर नहीं करते। तो ये जस्ट आपके रीडिंग की हद तक था, बाकी इसको आपने कवर नहीं करना। बाकी सिर्फ आपने ये ऊपर से बिट फील्ड्स की डेफिनेशन सिर्फ करनी है, और इसके दो ये जो मकसद है कि हम क्यों यूज़ करते हैं बिट फील्ड को, आपने सिर्फ ये चीज़ तैयार करनी है। यहाँ पे दोस्तों आपका लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।